एक बार प्लीज चेक कर लीजिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म कर दीजिए, एम आई ऑडिबल? आप प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? यूज चैट सेक्शन टू रिप्लाई। आ रही है? ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, कल ही हमने अपना जो चैप्टर है वो एक खत्म किया है, जिसका नाम था सेल कोशिका। तो मैं चाहूंगी कि उसको आप प्रॉपर रिवाइज कर लें। कुछ दिनों में मैं आपका उसका टेस्ट भी और उसके एमसीक्यू फॉर्म करके आपको टेस्ट के रूप में ऐप पे दे दूंगी, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ साइंस का, दैट इज विटामिन। हेडिंग डालेंगे आप लोग। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज नोट्स जब मैं बनवा रही हूँ तभी साथ में बनाएं। आप पीडीएफ के या रिकॉर्डेड क्लासेस के भरोसे ना बैठे, आज ही आप बनाना स्टार्ट करें। जब जब लाइव क्लास अटेंड करें, मैं सबको यही सलाह दूंगी कि क्योंकि लाइव क्लास में आप अपने कुछ क्वेश्चंस भी पुटअप कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे तो आपके जो डाउट्स है वो मुझ तक पहुंचेंगे, फिर पता नहीं कब तक पहुंचेंगे, मैं कब तक उसका रिप्लाई कर पाऊंगी। तो बेटर है कि आप लाइव क्लासेस जो है वो अटेंड कीजिए। और बेसिकली लाइव क्लासेस अटेंड करने का काफी फायदा भी रहता है। साथ में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज अपना जो नोट्स है वो साथ साथ में बनाइए, और सिर्फ एक पेन यूज ना करें अपना नोट्स बनाने के लिए। आप 3 से 4 कलर के पेन रखें अपने नोट्स बनाने के लिए। नोट्स जितने कलरफुल होंगे उतना ही आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, और जितने इंटरेस्टिंग लगेंगे उतना ही आपको पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि एक ही पेन से अगर आप लिखोगे ना तो आपको खुद को उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है? और वैसे भी साइंस में कुछ उतनी थ्योरी तो मैं आपको लिखवाने नहीं वाली हूँ कि आप नोट्स खुद नहीं बना पाओगे, आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी। पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है वो नोट्स अपने हाथों से बनाइए। ठीक है? चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। हेडिंग डालिएगा विटामिन। विटामिन, वाइटामिन, कुछ भी बोल लीजिए। विटामिन। थोड़ा ज्यादा जूम कर दिया गया इसको। चलिए, इतना काफी है। विटामिन, हिंदी में भी इसे विटामिन ही कहते हैं। मैं आपको एक बात कहूंगी कि आप जब भी खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है? तो ऐसा खाने में क्या चीजें प्रेजेंट हैं जिससे आपको एनर्जी मिलती है? तो मैं आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स के नाम बताऊंगी, ठीक है? जिनसे आपको, जैसे कुछ पोषक तत्व हैं जो कि आपको ऊर्जा लेने में मदद करेंगे। तो जैसे कि आप लिखेंगे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। पोषक तत्व, ठीक है जी। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, यानी हिंदी में इसे कहेंगे शर्करा। देखिए, न्यूट्रिएंट्स एक अलग पार्ट है, एक अलग चैप्टर है, इसको मैं अलग से पढ़ा दूंगी आपको कि कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के होते हैं, क्या क्या चीजें खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। अगर शर्करा है तो कितने तरह की होती हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। तो ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी, अलग पार्ट है। आप फिलहाल इतना जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट और ये जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स मैं आपको लिखवाऊंगी, ये आपको खाना खाने से मिलते हैं, ठीक है? जो कि आपको की एनर्जी लेने में मदद करते हैं, ठीक है? सेकेंड वन इज प्रोटीन। हिंदी में प्रोटीन को प्रोटीन ही कहा जाता है। थर्ड वन इज फैट, वसा, हिंदी में कहेंगे वसा। अगर मैं बात करूं तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको खाना खाने से मिलते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो कि आपको मिलते हैं खाने से, हरी सब्जियों से, कि अलग अलग ड्रिंक्स के द्वारा, दूध है या कोई और चीजें है, कोई जूस है, उससे कि कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं जो कि हैं आपके विटामिन, हिंदी में भी विटामिन कहेंगे, एंड मिनरल्स, खनिज। ठीक है जी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये तीनों जो हैं न्यूट्रिएंट्स, जो खनिज हैं, सॉरी, जो आपके पोषक तत्व हैं, इन्हें हम लेते हैं फॉर एनर्जी। ठीक है? ये क्या प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी में? हमें एनर्जी, यानी कि इनसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। अगर मेरी हिंदी की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो तो प्लीज
आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हिंदी में मेरा थोड़ा हाथ तंग है, ठीक है। तो जो बाकी के हैं विटामिन एंड मिनरल्स, इन्हें कहा जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये जो है ये हमें किसी भी तरह की एनर्जी नहीं देते हैं, ठीक है। इनसे हमें किसी भी तरह की एनर्जी नहीं मिलती है। तो फिर हम इन्हें क्यों लेते हैं? हम इनको इसीलिए लेते हैं क्योंकि जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि इस विटामिन की कमी हो गई है, विटामिन बी की कमी हो गई, विटामिन सी की कमी होगी तो अब ये रोग हो गया, विटामिन डी की कमी है, आप में विटामिन D1 की कमी है, D2 की कमी है ना। ऐसी चीजें आपने सुनी होंगी जिनके कारण क्या होता है, हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चाहे ये हमें ऊर्जा ना देते हो, यानी कि चाहे ये हमें किसी तरह की एनर्जी प्रोवाइड ना करते हो, लेकिन ये हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल रिएक्शंस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जैविक क्रियाओं में, जिस कारण जो है इनकी कमी से हमें कई तरह की बीमारियां होती हैं, ठीक है जी। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? क्या इतना पार्ट आप लोगों को क्लियर हुआ कि विटामिन जो है उनका क्या रोल है हमारी बॉडी में? ये हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जिसके कारण अगर इनकी कमी हो जाए तो हमें कई तरह के रोग हो सकते हैं। तो आप प्लीज एक बार लिख लीजिए, क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि इतनी बात क्लियर है। वैसे बड़ा ही सिंपल सा है जो भी मैंने आपको बताया है, तो इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं जो समझना है, बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, बताइए इतना क्लियर है आप लोगों को प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम फिर विटामिन से, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा दूंगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे खाना हम खाते हैं, तो कहाँ कहाँ से ये ट्रेवल करके जाता है आपका खाना, प्लस खाने में जो प्रेजेंट ये आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये कौन कौन सी जगह पे जाके डाइजेस्ट होता है, तो इनके बारे में हम वहां भी पढ़ेंगे। प्लस ऑन पर्टिकुलर एक तरीके से मैं आप देखोगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट कितने तरह का होता है ना, फैट क्या है, सेचुरेटेड फैट क्या है, अनसेचुरेटेड फैट क्या है, प्रोटीन्स का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, प्रोटीन अगर हम लेते हैं तो एक तरीके से 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी एनर्जी पाई जाती है ना। तो ये सारी चीजें एक अलग टॉपिक में आएंगी, दैट वाज आपका बायोमोलिक्यूल्स या फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स वाला आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी। फिलहाल हमने करना है विटामिन, आज का हमारा टॉपिक, तो कंटिन्यू करते हैं। आइए विटामिन तो योर टुडेज टॉपिक इज विटामिन। देखिए जो विटामिन है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप? इट इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, इट इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। हिंदी में अगर लिखना है तो लिख लीजिए यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। पहली बात क्लियर है आप लोगों को कि ये क्या है, एक तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि मैंने आपको बताया, यानी कि काफी छोटा न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी बॉडी ऑब्जॉर्ब करती है और काफी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। सेकंड लिखिएगा, इट इज अ डिफेंसिव न्यूट्रिएंट। इट इज अ डिफेंसिव न्यूट्रिएंट। हिंदी में लिखेंगे रक्षा पोषक तत्व, हिंदी में लिखेंगे रक्षा पोषक तत्व, यानी कि इसको आप इम्यूनिटी विटामिन भी कह सकते हैं, जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। विटामिन डी भी है, लेकिन विटामिन ए भी है जिसको इम्यूनिटी के लिए माना जाता है। सॉरी, हाँ, विटामिन जो है ये आपके
इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं सारे के सारे, स्पेशली बी सी ऐसे कई विटामिन होते हैं, ठीक है, क्लियर है जी, ठीक है। अगर बात करें डिस्कवरी की, अगर बात करें डिस्कवरी की, हु डिस्कवर विटामिन, विटामिन की खोज किसने करी है, तो वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो है वैसे हॉपकिंस के द्वारा कंसेप्ट दिया गया था कि विटामिन नाम का भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको पेपर में जो थर्ड क्लास के पेपर होते हैं, मतलब जैसे पुलिस कांस्टेबल पटवारी, इसमें ज्यादातर ऐसे आता है कि विटामिन की खोज किसने करी है, तो हमेशा नाम दिया जाता है उनका जिन्होंने विटामिन को विटामिन टर्म दी है, ठीक है, और उनका नाम है कैसमीर फंक। तो आप डिस्कवरी में भी इन्हीं का नाम लिख लीजिए, क्योंकि छोटे जो पेपर होते हैं उनमें इसी तरह का क्वेश्चन पुटअप होता है, और ऑप्शंस में आपको यही लिखेगा। सी फंक भी कई बार पेपर में ऑप्शंस में आता है, सी फंक, कैश्मीर फंक, कैश्मीर फंक, कैश्मीर फंक। आगे बढ़ते हैं। विटामिन जो है ना, ये दो तरह के होते हैं, विटामिन आर ऑफ टू टाइप। एक होते हैं फैट सॉल्युबल, यानी वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, एंड सेकेंड वन इज वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलनशील। फैट सॉल्युबल एंड विटामिन सॉल्युबल। अगर मैं टोटल बात करूं तो विटामिन होते कितने तरह के हैं, तो आप लिख लीजिएगा कि विटामिन टोटल, विटामिन ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है और के भी होता है, ठीक है। तो ये टोटल इतने तरह के विटामिन होते हैं। बाकी बी में इसके अलग आते हैं, B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 12 है, तो वो बाद में देखेंगे हम। फिलहाल के लिए आप याद रख लीजिए कि कुछ विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील, वसा वसा यानी कि फैट, ठीक है, फैट में घुल जाते हैं, ठीक है, और कुछ है जो सिर्फ पानी में घुलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात बताऊं कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से है, तो ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, बड़ा इजी है याद करना इसको। कीड़ा, कीड़ा करके एक वर्ड आता है, उसको आपने याद रख लेना है कि कीड़ा जो है वो फैट में सॉल्युबल है। कीड़ा यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है, ये चार विटामिन जो है ये आपके फैट में सॉल्युबल है, यानी कि वसा में घुलनशील है। और बाकी के जो बचे हैं यानी विटामिन बी और सी, ये दोनों पानी में घुलनशील होते हैं। लिख लीजिए इसे। के ई डी ए जो है ये वसा में घुलनशील है, और बी और सी जो है ये आपके घुलनशील है पानी में। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालिएगा आप लोग, विटामिन ए, विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इनमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं। जितने भी हम विटामिन पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे उसका केमिकल नेम,
रासायनिक नाम। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके सोर्सेस, यानी स्रोत, कि क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे हमें ये विटामिन मिल सकती है। सारे तो नहीं मैं आपको सोर्सेज लिखवा पाऊंगी, सारे सोर्सेज तो नहीं लिखवा पाऊंगी, लेकिन जितना हो सकेगा जो मेनली पाए जाते हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगी। एंड लास्ट विल बी डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कमी से होने वाले रोग। इस विटामिन की कमी अब कैसे लिखते हैं, कमी से होने वाले रोग। अच्छा, विटामिन ए की हम सबसे पहले अगर बात करना स्टार्ट करें तो विटामिन ए जो है ना आपका, अगर आपको पूछा जाए कि विटामिन ए जो है हमारे बॉडी के किस पार्ट के लिए बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले आपने जवाब देना है कि ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। गुड फॉर विजन, गुड फॉर विजन, आपकी नजर के लिए बहुत अच्छा विटामिन है। यानी इसकी कमी होगी अगर, तो आपकी आंखों पे प्रभाव पड़ेगा, इसकी कमी से आपकी आंखों पे प्रभाव पड़ेगा। भाई समझ आ रहा है, एक बार बता दो समझ आ रहा है कुछ। वैसे सबसे इजीएस्ट टॉपिक ऑफ साइंस है ये, और जहां से क्वेश्चन अगर आते हैं तो मतलब मुफ्त के नंबर हैं। एक बार बता दीजिए आपको क्लियर हो रहा है, ये समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आंखों में अगर आपने कभी सुना होगा, ठीक है, आप जो देखते हो ना, जैसे मुझे देख पा रहे हो आप, ठीक है, तो आप मुझे देख पा रहे हो तो एक आपकी आंखों के अंदर एक पर्दा होता है। पर्दा यानी कि एक स्क्रीन की तरह होता है कुछ, जिसको कि हम स्क्रीन की तरह ही मान लो कि एक टीवी स्क्रीन की तरह काम करता है, कि जहां पे एक इमेज दिखाई देती है, ठीक है। तो आपकी आंखों का वो पार्ट जहां पे आपको ये जो आप देख रहे हो, ये इमेज आपकी फॉर्म हो रही है, उसे रेटिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे रेटिना कहा जाता है। हिंदी में भी रेटिना ही कहते हैं आई थिंक, ठीक है। तो आपकी आंखों का ये वो पार्ट है जहां पे आप जो भी चीज देख रहे हो ना, उसकी इमेज फॉर्म होती है। याद रखिएगा, अलग से जब हम आई पढ़ेंगे, ह्यूमन आई, तब भी मैं आपको ये बताऊंगी कि रेटिना कहाँ पे होता है, कैसे इमेज फॉर्म करता है, क्या चीजें हैं, इमेज कैसी फॉर्म होती है। फिलहाल आप इतना याद रख लो, जिनको बिल्कुल नहीं पता, आपकी आंखों से आपको पता है आप देख कैसे पाते हो, लाइट रिफ्लेक्ट करती है चीजों पे पड़ के आपकी आंखों तक, और वही लाइट के कारण आप देख पाते हो, ठीक है। मैं अगर लाइट बुझा दूं यहाँ पे, ठीक है, इवन आप अपने कमरे की अगर लाइट बुझा दो, एक भी लाइट नहीं है, तो आप कोई चीज देख नहीं पाते हो, क्योंकि उन चीजों पे जो आप देख पा रहे थे उन पे अब लाइट नहीं पड़ रही है, जो कि उन चीजों पे टकरा के आपकी आंखों तक आ रही है ताकि आप उनको देख पाओ, क्योंकि लाइट है ही नहीं अब। वैसे ही मैं आपको बताऊंगी कि ये जो लाइट टकरा के अंदर जाती है और ये जो इमेज फॉर्म होती है, इमेज बनती है, ये आपकी आंख के रेटिना पे बनती है। ये आपकी आंख पे रेटिना आपकी आंख के रेटिना पे बनती है। और रेटिना को ऐसा भी कहा जाता है कि ये टीवी स्क्रीन की तरह एक पर्दे की तरह काम करता है जहां पे इमेज फॉर्म होती है। हमेशा याद रखना, आपका जो रेटिना है इस पे हमेशा जो इमेज है वो उल्टी बनती है, यानी कि इन्वर्टेड बनती है। यानी कि ये मैं ऐसे कर रही हूँ ना, ऐसे इसको दिखा रही हूँ तो ये ऐसे है वहां पे, समझ रहे हो, ऐसे है, लेकिन वहां से कुछ ऐसे होता है कि वो फिर हमें सीधी दिखाई देती है इमेज। तो क्लियर है आपको? तो इसी रेटिना से शब्द उठाया गया है रेटिनॉल, शब्द उठाया गया है रेटिनॉल। इसीलिए विटामिन ए को नाम दिया गया है, केमिकल नेम है इसका रेटिनॉल। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल, रेटिनॉल।
केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। केमिकल नेम इसका रेटिनॉल है। देखिए वैसे रेटिनॉल आपका जो विटामिन ए है ना, ये भी दो तरह का होता है। अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा बता दूं आपको, विटामिन A1 एंड A2। A1 का नाम तो रेटिनॉल है, ठीक है, A1 का नाम तो रेटिनॉल है, लेकिन अगर A2 की बात करेंगे तो A2 का नाम है डीहाइड्रोक्सी रेटिनॉल। डीहाइड्रोक्सी रेटिनॉल, डीहाइड्रोक्सी रेटिनॉल। देखो कहीं भी अगर आपको लिखा हुआ दिखे कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ए, ठीक है, या फिर ऐसा लिखा हुआ मिले व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ A1, तो A1 और A की आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको उसमें दिखेगा कि बी को ही B1 भी कहा गया कहीं कहीं, और B1 को B कहा गया कहीं कहीं, क्योंकि B1 यानी B। ठीक है, तो आपने ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि ए का कुछ और होना चाहिए था, A1 का कुछ और होना चाहिए था। A1 A यानी सेम चीज, B1 B यानी सेम चीज। ठीक है, तो आपने याद रखना है आपका रेटिनॉल जो है वो A1 का नाम है, विटामिन A1, एंड जो आपका डीहाइड्रोक्सी रेटिनॉल है ये आपका A2 का नाम है। ठीक है जी, क्लियर है। वैसे ज्यादातर यही पूछा जाता है A1। अब देखो जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो पेपर की, पटवारी या पुलिस कांस्टेबल में, ये ही पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैं आपको जो सिलेबस करवा रही हूँ वो एक स्टेप अहेड करवा रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जितने भी आपके एग्जाम्स हो रहे हैं उनका लेवल जो है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो कब इसको छोड़ के ये पूछ लिया जाए, क्या पता, क्योंकि ये तो हर कोई ही पूछता है। अगर टफ करना है एग्जामिनर को एग्जाम, तो A2 भी पूछ सकता है वो। तो आप हमने एक स्टेप आगे लेके चलना है। जैसे आप देखेंगे कि अगर एनटी का पेपर अभी कुछ टाइम पहले हुआ, तो एनटी का पेपर का जो लेवल था, इट वाज लाइक HAS। इवन HAS में भी एक टाइम पे इजी क्वेश्चन आया करते थे। तो कब आपका एग्जाम एक सब इंस्पेक्टर के लेवल का या उसके आसपास के लेवल का हो जाए, तो हमें हमेशा एक स्टेप आगे रख के चलना है। कभी भी इजी चीजें हम पढ़ के, इजी चीजें नॉर्मल तो हम पढ़ेंगे, लेकिन एक स्टेप आगे की भी तैयारी हम करके चलेंगे, ताकि कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, आप इजीली उनको कर सको। ठीक है, तो A1 एंड A2 आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है कि विटामिन A1 का नाम है रेटिनॉल एंड A2 का नाम है डीहाइड्रोक्सी रेटिनॉल। ठीक है, अगर स्रोत की बात करें तो सबसे बेस्ट स्रोत, सबसे बेस्ट सोर्स जो माना जाता है इसका, दैट इज कैरेट, गाजर। कैरेट, गाजर। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कैरेट के बारे में। जो आपकी गाजर होती है ना, ठीक है, इसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन, इसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन। और ये जो बीटा कैरोटीन है ना, ये आपके रेटिना में एक एसिड होता है जिसका नाम है रेटिनोइक एसिड। ठीक है, जो कि आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है। तो इसको फॉर्म करने में ये बीटा कैरोटीन मदद करता है। इसीलिए गाजर जो है काफी फायदेमंद मानी जाती है आपकी आंखों के लिए, क्योंकि इसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? क्या इतनी बात क्लियर है बेटा आप लोगों को? बताइए प्लीज जल्दी। चलिए बेटा, सबको क्लियर है, सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो जवाब देते हैं, बाकी सारे सोए रहते हैं। बिल्कुल। चलिए आगे। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? कैरेट के साथ साथ अगर मैं एक और चीज ऐड करूं, तो दूध जो होता है ना, दूध भी काफी फायदेमंद माना जाता है विटामिन ए के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिन भर आप पढ़ रहे हैं, काफी टाइम से पढ़े जा रहे हैं ना, तो रात को कई बार आपकी मदर जो होंगी, आपको मतलब आपकी आंखों का काफी यूज हुआ है, दिन भर पढ़ रहे थे, तो रात को सोने से पहले आपको दूध दिया जाता है। ठीक है, दूध को अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो मिल्क, वैसे तो मैक्सिमम आपकी विटामिन जो है वो मिल्क में पाई जाती है, लेकिन
मिल्क भी, सॉरी आपका विटामिन ए भी है जो मिल्क में पाया जाता है। सिर्फ एक विटामिन है जो आपके मिल्क में नहीं पाया जाएगा, दैट इज विटामिन सी। वो खैर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने याद रखना है मिल्क इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। मिल्क इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। बाकी हरी सब्जियां तो होती हैं, ठीक है, यानी मिल्क हो गया, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स बाकी के हो गए, गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखिएगा आप, यानी कि आपको विटामिन ए के बारे में इतना तो पता चल गया कि विटामिन ए आपकी आंखों के लिए काफी फायदेमंद है। दूसरी बात, विटामिन आपका जो ए है, ठीक है, ये आपके रेटिना में काफी काम आता है, जिसके कारण मतलब रेटिना के लिए काफी फायदेमंद होता है, जिसके कारण इसका नाम रेटिना से भी लिया गया है, दैट इज रेटिनॉल। ठीक है, उसी से प्रेरित होकर रेटिनॉल डाला गया। विटामिन ए1 का रेटिनॉल एंड विटामिन ए2 का आपका हाइड्रोक्सी, आपका सॉरी डिहाइड्रोक्सी रेटिनॉल। बाकी अगर बात करें, केमिकल नेम आपको पता लग गया। स्रोत की बात करें तो मैंने आपको बताया गाजर, क्योंकि गाजर में पाया जाता है बीटा कैरोटीन विच इज वेरी गुड फॉर रेटिनोइक एसिड, जो कि आपका प्रेजेंट होता है आपकी रेटिना के अंदर। तो वही सब चीजें हैं इसमें। डेफिशिएंसी डिजीज की बात कर लेते हैं हम। सबसे कॉमन क्वेश्चन वो तो मैं आपको करवा ही दूंगी, लेकिन एक स्टेप अहेड, जैसे कि मैंने आपको बोला है, एक चीज और एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि डेफिशिएंसी डिजीज, अगर ए की बात करें कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, आई थिंक मैं 100% श्योर होंगी कि आप सबको पता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। प्लीज टाइप करिए अगर आपको पता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। प्लीज टाइप कीजिए अगर आपको पता है तो, अगर नहीं है तो बता दीजिए, मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि एक रोग तो इसका बड़ा ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। तो बताइए जरा, पता है किसी को विटामिन? बिना गूगल पे सर्च किए हुए बताना प्लीज, बिना गूगल किए हुए बताना। नहीं पता किसी को भी? ये तो बहुत गलत बात है भाई, अगर पता नहीं है किसी को। अगर नहीं पता है तब भी बता दो ताकि मैं बता दूं आप लोगों को। नहीं पता है भाई, ये तो गलत हो गया फिर। क्या आप लोगों को नहीं पता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए प्लीज। अरे अगर नहीं पता तब भी बता दो। अरे बेटा, रेटिनॉल इज अ नेम ऑफ विटामिन ए। रेटिनॉल इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, इट इज नॉट अ डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है ये। ब्लाइंडनेस, ओके, विच ब्लाइंडनेस? वेरी गुड, ब्लाइंडनेस, बट ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन। आप ये कह रहे हो कि विटामिन ए की कमी से इंसान अंधा हो जाएगा? रविंदर बेटा, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि विटामिन ए की कमी से इंसान अंधा हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होता। विच ब्लाइंडनेस? ब्लाइंडनेस भी अलग अलग तरह की होती है, बताइए प्लीज। शाबाश, बाकी भी पार्टिसिपेट कीजिए भाई, कोई बात नहीं, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। अगर नहीं पता तो मना कर दो कि नहीं पता है। मैं कौन सा आपको देख पा रही हूँ कि बेइज्जती हो जाएगी आपको आपकी। बेटा कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती है। कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको पता होगा, कलर ब्लाइंडनेस इज अ जेनेटिक डिजीज। कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिजीज है, विटामिन की कमी की वजह से नहीं होगी। वेरी गुड, वेरी गुड दीक्षा बेटा, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया वेरी गुड, एटलीस्ट आपने पार्टिसिपेट किया, सोचने की कोशिश करी। क्वेश्चन गलत हो गया आंसर आपका, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि गलत से ही इंसान सीखता है। तो पहले जैसे कि आपको पता था कि कलर ब्लाइंडनेस से होता है रेटिन सॉरी आपका विटामिन ए की कमी से रेटिनो क्या कहते हैं उसको, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, या आपको ये पता था कि विटामिन ए की कमी से कोई ब्लाइंडनेस हो जाती है? तो ऐसा नहीं है। आज आप जान जाएंगे कि इसके कारण आपको जो डेफिशिएंसी डिजीज होता है उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। बेटा जो कलर ब्लाइंडनेस आपने कहा, कलर ब्लाइंडनेस इज अ जेनेटिक डिजीज, यानी कि अनुवांशिक रोग। ये उसी को ही होगा जिसके फैमिली में कभी किसी पूर्वज को, किसी भी पूर्वज को, नाना दादा साइड से किसी भी पूर्वज को कभी ना कभी किसी को कलर ब्लाइंडनेस रही होगी, उसी को ही कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। अदरवाइज किसी चीज की कमी से कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती है। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस इसका आंसर है। नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में कहेंगे रतौंधी। रतौंधी, रतौंधी, रतौंधी।
रतौंदी। अच्छा, अब ये बताएगा कोई कि नाइट ब्लाइंडनेस क्या बीमारी है, मतलब इससे क्या होता है, क्या रात को इंसान देख नहीं पाता है, या क्या बीमारी क्या है ये? कलर ब्लाइंडनेस में जैसे कि आप शब्द से ही समझ सकते हो कि कलर्स में देखने में दिक्कत आएगी। अब ऐसा भी नहीं है कि कलर ब्लाइंड जो होगा वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट देखेगा, उसको कोई कलर दिखेगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन 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 कुछ कलर्स देखने में उसको दिक्कत आती है, कुछ प्राइमरी कलर्स। जब आएगा तब मैं पढ़ा दूंगी आपको वो कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन अभी आप मुझे बताइए व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी क्या है, मतलब इसमें होता क्या है, बताएगा कोई प्लीज? क्या मुझे कोई बताएगा आप में से कि नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या? रात को ना देख पाना। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या? रात को ना देख पाना। हिंदी में अगर बिल्कुल अनुवाद करें तो रात में ना देख पाना, क्या ऐसा ही होता है? बताइए बेटा, बताइए, थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में और मुझे भी मजा आएगा, वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खाली कैमरा को पढ़ा रही हूँ। थोड़ा आप पार्टिसिपेट करेंगे तो क्लास में थोड़ा सा एक इंटरेस्ट भी बिल्डअप होता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि नाइट में ना देख पाना, बताइए, लिख दो यार, कुछ भी, इतना क्या शर्मा रहे हो आप लोग? मतलब आप नाइट ब्लाइंडनेस से क्या समझते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या? नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या? बता सकता है कोई मुझे? व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस? पोर विजन एट नाइट, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड रविंदर। चलिए, अब तो क्या ही दिखाना, यहाँ मैं अगली बार से कोशिश करूंगी आपके लिए फोटोग्राफ्स भी लेके आऊं। यानी कि जब रात होती है या शाम का कुछ समय होता है, जिस टाइम पे आपके लिए शाम है लेकिन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल वो रात हो जाती है, शाम का समय जब थोड़ी बहुत लाइट होती है, हम देख पाते हैं शाम के समय भी कुछ चीजें, क्योंकि हम नाइट ब्लाइंड नहीं है। लेकिन जो नाइट ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए वो शाम या वो एक तरीके से वो जो टाइम होता है उसमें बिल्कुल अंधेरा उनको नजर आता है। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये आप कभी मत समझिएगा कि नाइट ब्लाइंड मतलब कि बिल्कुल ही नाइट में ब्लाइंड। तो अगर अंधेरे की बात करें तो अंधेरे में तो हम सभी अंधे होते हैं। क्या लाइट बंद करके आप में से है कोई जो देख पाता है? बताइए मुझे। लाइट बंद करने के बाद विदाउट मून लाइट सारे अगर बंद कर दिए गए हैं कमरे, अब ये मत लॉजिक लगा देना कि मून लाइट में तो हम देख लेते हैं, क्योंकि मून की भी लाइट होती है। लेकिन सिर्फ अंधेरे की बात करें हम, क्या अंधेरे में आप लोग देख पाते हैं? नहीं, नहीं देख पाते हैं ना। तो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि शाम के समय पे जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग जाता है उस समय पे ना देख पाना, उस टाइम पे बिल्कुल ही रात हो जाती है ऐसे लोगों के लिए। ठीक है जी, ये तो था आपका एक डिजीज। एक और डिजीज आप लिख लीजिए, किराटोमलेशिया। किराटोमलेशिया, देखिए नाइट ब्लाइंडनेस सबको पता होता है, ये बीमारी सबको पता होती है। नाइट ब्लाइंडनेस ये विटामिन ए की कमी यानी रतौंधी, विटामिन ए की कमी यानी रतौंधी, हर कोई जानता है। लेकिन ये जो है ये सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। कैराटोमलेशिया, मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगी कैराटोमलेशिया की। ये जो आपका आंख का कॉर्निया होता है ना, यानी कि आंख का कॉर्निया, यानी कि जो आपकी आंख का ये उठा हुआ भाग है ना आगे का, जब आप ऐसे साइड से देखते हो तो उठा हुआ दिखता है, वो कॉर्निया है आपकी आंख का। ठीक है, जब मैं आपको आई पढ़ा दूंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है जी, तो उसमें एक व्हाइट सी परत जम जाती है, उसी को कैरेटोमलेशिया कहते हैं, और ये बीमारी भी विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। देखिए सफेद सी परत, इसमें इस तरीके की परत कुछ बन जाती है, आप देख सकते हैं। बट अभी एक सेकंड ओपन होने दीजिए इसको। ये देखिए, यानी कि ये आपका आंख का एक ऐसी परत होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया आपकी आंख का वो पार्ट है जहां पे लाइट जो है वो सबसे पहले एंटर करती है। ठीक है, तो ये जो कॉर्निया है, साथ में कॉर्निया वो भाग भी है जिसे कि अगर किसी को आंख दान करनी है ना, तो आपकी आंख क्या पूरा का पूरा गोला निकाल के दे दिया जाता है? पूरी पूरी आंख निकाल के कौन देता है? नहीं दी जाती है। ठीक है, तो जब भी आंख दान बोलते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं, ऐश्वर्या राय ने एक एग्रीमेंट साइन करा है कि वो अपनी आंखें दान
अपनी एक तरीके से मृत्यु से पहले या बाद में दे देगी, ठीक है। तो आंखें दान यानी कि क्या, आंखों का कॉर्निया दान किया जाता है। तो विटामिन ए की कमी की वजह से आंखों का जो आपका ये कॉर्निया है, इसके ऊपर कुछ इस तरीके की सफेद सी परत जम जाती है, जिसे कि कहते हैं कैरेटोमेलेशिया। क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को बेटा? क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? कैरेटोमेलेशिया, कैरेटोमेलेशिया, ठीक है जी। हिंदी में अगर लिखना है तो कॉर्निया उपारदर्शी, मतलब एक तरीके से कॉर्निया के ऊपर एक लेयर बन जाती है कैरेटोमेलेशिया में। याद रहेगा आप लोगों को बेटा, नाइट ब्लाइंडनेस के अलावा भी एक डिजीज है, याद रहेगा आप लोगों को? याद रहेगा आप लोगों को? चलिए एक और चीज मैं आपको बताऊं, विटामिन ए की कमी की वजह से आंसू भी सूखते हैं, यानी कि आंखें रूखी पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। विटामिन की कमी की अगर बात करें, अगर विटामिन की कमी से जो है आपके आंसू सूख जाना, ठीक है, आंसू भी सूख जाते हैं, मतलब सूख इन द सेंस आंसू बन नहीं पाते हैं, ठीक है। आंसू ना बन पाना लिखिए, सूख जाना मत लिखिए, आंसू ना बन पाना। आपको पता है आपकी जो आंखों से आंसू निकलते हैं, ये किसकी वजह से निकलते हैं? दुख दर्द की वजह से मत बोलना कि दुख की वजह से निकलते हैं या खुशी के कारण निकलते हैं। आपकी आंख में एक ग्रंथि है जो इसे बनाती है। आपकी आंखों में एक ग्रंथि है जो कि आंसू बनाने में मदद करती है, जिसे बोलते हैं अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि अब हिंदी में कैसे लिखेंगे मुझे नहीं पता, बट मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ कि लैक्राइमल ग्लैंड कहा जाता है उसे, लैक्राइमल ग्लैंड। आपकी आंखों में आपको छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे 2 छेद दिखते होंगे, यहाँ पे दिखते हैं ना, तो अश्रु ग्रंथि वही उसी के अंदर होती है, काफी छोटी होती है। तो इसका काम है आपकी आंखों में आंसू बनाना। ये एक्टिवेट नहीं रहती है, यानी कि विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो आपकी लैक्राइमल ग्लैंड जो है ये उतना एक्टिवेट नहीं रहती है। तो लैक्राइमल ग्लैंड की बात करें, देखो मैं अश्रु आप खुद लिख लीजिएगा प्लीज, अश्रु मुझे लिखना नहीं आ रहा है, अश्रु ग्रंथि या आंसू बनाने वाली ग्रंथि लिख लीजिए, आंसू बनाने वाली ग्रंथि। रविंद्र जी विच क्लास आर यू टॉकिंग अबाउट, मतलब कौन सी क्लास की आप बात कर रहे हैं, कि कौन सी क्लास की टाइमिंग आप पूछ रहे हैं? साइंस की और मैथ्स और इंग्लिश की? रविंद्र सिंह जी वैसे आप कौन सी? साइंस की क्लास आपकी 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हमें यही टेक्निकल इशू कई बार हो जाता है, कुछ ऐसी चीजें, तो 6:05 के आसपास आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और 7 बजे तक रहती है साइंस की क्लास। मैं आपको बता दूं, जो भी नए स्टूडेंट आज हमसे जुड़े हैं, कि जो आपकी क्लास है साइंस की, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ साइंस नहीं पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके साइंस का, जिसमें कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि लाइफ साइंस से रिलेटेड है। हाँ जी मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है एक तरीके से ये आपकी 6 से 7 रहती है बेटा, 6 से 7, यानी कि 6 से 7 जो है अभी फिलहाल हमारी साइंस चल रही है। कुछ टाइम बाद मैं आपको इसमें पॉलिटी पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, जो कि बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करूंगी पॉलिटी, जिसमें कि हम कुछ कुछ चीजें याद करेंगे, जैसे कि कितने पार्ट्स हैं पॉलिटी के, है ना, और कितने शेड्यूल्स हैं, कौन सा पार्ट किस बारे में बात करता है, कुछ कुछ आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पॉलिटी अगर मैं पूरी आपको करवाना चाहूँ तो मैं पूरी आपको नहीं करवा पाऊंगी, बिकॉज ऑफ काफी बड़ा सिलेबस है और आपको कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उतना ज्यादा नहीं आते कि हम इतना टाइम एक तरीके से दे इस सब्जेक्ट को। पॉलिटी और ज्योग्राफी थोड़ी थोड़ी करके आपको इसी क्लास में मैं करवा दूंगी, लेकिन सबसे पहले जो हमने टारगेट करना है वो करना है साइंस को, ठीक है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो पटवारी में रीजनिंग नहीं आती है, लेकिन जैसे कि पुलिस कांस्टेबल और आपका ये जो फॉरेस्ट गार्ड का उस ये हमारा जो बैच है उसको भी हिट कर रहा है कि एचपी पुलिस कांस्टेबल का भी अगर कोई एग्जाम देना चाहे तो उसका भी हम एक तरीके से हेल्प कर सके, तो वो सब्जेक्ट भी हमने चलाने हैं यहाँ पे। तो एचपी जो जीके है वो तो खैर शाम को चलेगा, लेकिन रीजनिंग की क्लासेस जो है वो भी इसी टाइम पे आपकी हुआ करेगी। रीजनिंग जो है कभी कभी हम
किया करेंगे, क्योंकि रीजनिंग का बड़ा ही कंसंट्रेटेड सा सिलेबस होता है। अभी तक लेकिन ऐसी कोई नोटिफिकेशन आई नहीं है कि सिलेबस, उस हिसाब से हमने अभी तक रीजनिंग स्टार्ट नहीं करी है। लेकिन हमें पता है कि साइंस के क्वेश्चन आते हैं, जीके में आपके पॉलिटी के और ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे, तो उस तरीके से मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें बता दूंगी। लेकिन अभी तक रीजनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना मुझे लगता है कि अभी तक फायदेमंद नहीं रहेगा। लेकिन अगर जैसे पुलिस कांस्टेबल और उसके हिसाब से हमें टाइम बचता है तो हम रीजनिंग करवा देंगे, वरना एक अलग से रिकॉर्डेड सेक्शन, एक तरीके से रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो आप इस टाइम पे पूछ लेना। इसके बाद आपकी होती है इंदर सर की क्लास, जो कि मैथ्स की क्लास होती है, तो वो आपको जो एक दो क्लासेस हुई है उसके आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे ऐप पे ही। और मैथ्स के बाद होती है आपकी इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश की और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो पटवारी में भी दोनों सब्जेक्ट ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका पुलिस कांस्टेबल और आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है उसमें भी इंग्लिश और मैथ्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो उसमें इंग्लिश और मैथ एक काफी इंपॉर्टेंट, बच्चों को काफी दिक्कत आती भी है। तो इसके बाद आपकी मैथ्स की और उसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास रहेगी। बाकी अगर बात करें इस क्लास की, तो अभी ये साइंस की चल रही है, कुछ टाइम बाद जब हमारा कुछ हद तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम ऑल्टरनेटिव तरीके से भी क्या करेंगे, ऑल्टरनेट क्लासेस। कभी कभी हम पॉलिटी भी पढ़ेंगे इसमें और कभी कभी हम ज्योग्राफी या बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ा करेंगे। बाकी आपको हो सकता है हम थोड़ी बहुत रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड करवाएं, जैसे HPG की हो गया, हिंदी हो गया, इनकी हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवा देंगे, जो कि हमारे एकेडमी में बाकी के टाइम पे चलती हैं। ठीक है जी, कोई और कुछ पूछना है किसी ने बैच से रिलेटेड? रविंदर जी, क्लियर है आपके डाउट? करें फिर आगे स्टार्ट? चलिए, तो ये था आपका विटामिन ए। आई होप कि आपको विटामिन ए पूरा क्लियर हो चुका हो कि इसका काम क्या है, आंखों के विजन में हेल्प करता है ये। केमिकल नेम इसका क्या है, A1 आता है इसमें, A2 आता है। उसके अलावा स्रोत क्या है इसके, दूध है, गाजर है, हरी सब्जियां हैं। उसके अलावा डेफिशिएंसी डिजीज आपको मैं 3 बता चुकी हूँ। नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि पक्का आएगा पेपर में, ऐसा ना हो कि आप ये सब याद करते रह जाओ और ये याद हो ही ना, क्योंकि ज्यादातर पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपके जो लेवल ऑफ एग्जाम है उसमें इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है। लेकिन फिर भी इसीलिए आपको ये 2 चीजें मैंने पढ़ा दी कि अगर एग्जामिनर कुछ अलग भी सोचना चाहे तो हमारे पास उसका आंसर हो। ठीक है जी, क्लियर है? अगला स्टार्ट करें हम लोग। अगला जो आपका विटामिन है, अगला विटामिन स्टार्ट करें। विटामिन ए में कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला स्टार्ट करते हैं विटामिन। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन डी। अच्छा, आपको ये भी पूछ सकते हैं पेपर में कि क्या विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन है या वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो आपको पता होना चाहिए कीड़ा यानी कि KEDA, तो विटामिन ए उसमें आता है, तो फैट सॉल्युबल में विटामिन डी सॉरी ए आएगा और विटामिन डी भी आएगा। तो विटामिन डी इज ऑल्सो अ फैट सॉल्युबल विटामिन। चलिए, विटामिन डी जो है ना, आपने काफी बार सुना होगा, यार मैं धूप में बैठ लेता हूँ, विटामिन डी ले लेता हूँ, है ना, विटामिन डी थोड़ी सी ले लेता हूँ, विटामिन डी बास ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको इतना तो पता होगा कुछ हद तक कि विटामिन डी जो है ये किस काम आता है, तो आपकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखता है। ये गुड फॉर बोन्स, गुड फॉर बोन्स, हड्डियों को क्या करता है ये, हड्डियों को मजबूत बनाता है। ठीक है जी, अब हड्डियों को कैसे मजबूत बनाएगा ये देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि विटामिन डी जो है ना आपका, ये कैल्शियम बनाने में मदद करता है। क्या करता है ये, कैल्शियम को बनाता है। कैल्शियम को क्या करता है ये, बनाता है, लिख लीजिएगा प्लीज। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम।
कैल्शियम, कैल्शियम के निर्माण में मदद करता है, कैल्शियम के निर्माण में मदद करता है, कैल्शियम के निर्माण में मदद करता है। कैसे? कैल्शियम, जैसे आपको पता ही है कि हमारी हड्डियां जो हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनती हैं, ठीक है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट से मिलकर बनती है। तो यानी कि हमारी हड्डियों को मजबूत रहने के लिए कैल्शियम की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा। अब जो कैल्शियम है वो हमारी हड्डियां अब्सॉर्ब करेंगी उनको, तभी तो वो मजबूत हो पाएंगी। तो विटामिन डी बिल्कुल यही काम करता है, हमारी हड्डियों में कैल्शियम की फॉर्मेशन करता है, साथ में उस कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में जो है वो मदद करता है। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है जी, चलिए आगे। अब ये जो विटामिन डी है, अच्छा मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि जो आपका ये विटामिन है ना, इसमें 90% जो विटामिन है ना, 90% विटामिन हमें डाइट के थ्रू ही मिलेंगे, डाइट के थ्रू ही मिलते हैं। केवल 10% विटामिन है जो कि हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, अदरवाइज 90% ऑफ विटामिन आर जो है वो हमें कहां से मिलते हैं? हमारी डाइट के थ्रू। ठीक है, 10% ही है जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? तो विटामिन डी जो है ना, विटामिन डी बाहर से तो हम लेते ही हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी खुद भी सिंथेसाइज करती है। कैसे? आपने सुना होगा कि यार मैं विटामिन डी ले लेता हूँ, बाहर बैठ लेता हूँ। किसकी बात करते हैं हम कि विटामिन डी ले लेते हैं? सूरज की किरणों की बात करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये विटामिन डी जो है ना, आपको सूरज की किरणों से सिर्फ सुबह ही मिलती है। दोपहर के 12 बजे बैठ के अगर आप सोचोगे कि मैं धूप में बैठ लूं और विटामिन डी अपनी बढ़ा लूं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। विटामिन डी जो है ना, लिख लीजिए, इट इज इन आवर बॉडी। बस ये एक्टिवेट होती है किससे? एक्टिवेट करता है इसको कौन? सनलाइट। तो कई बार लोग सोचते हैं कि सूरज की जो किरणें हैं इनके बीच में विटामिन डी आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, विटामिन डी हमारे अंदर ही होती है। जो सुबह की सूरज की किरणें हैं वो क्या करती हैं? उस विटामिन डी को एक्टिवेट करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसके कारण वो एक्टिवेट होकर कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने लग जाता है। समझ आई मेरी बात? हमारी बॉडी में ऑलरेडी विटामिन डी एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, क्लियर है? नाम लिख लीजिए इसके, किस किस तरह के नाम हैं, लिख लीजिए। केमिकल नेम नहीं है ये, नॉर्मल नेम जो बुलाया जाता है इसको। लिख लीजिए सनशाइन विटामिन, इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, सनशाइन विटामिन। एंड पुअर मैन्स विटामिन, पुअर मैन्स विटामिन। सनशाइन विटामिन और गरीब आदमी की विटामिन, यानी कि जो बेचारा आदमी सप्लीमेंट्स लेके, जैसे कि आपने सुना होगा कई बार की सप्लीमेंट्स ले लिया, विटामिन डी की गोलियां ले ली मैंने, है ना, विटामिन ए की गोलियां ले ली, विटामिन ई के कैप्सूल्स, विटामिन डी के कैप्सूल्स। लड़कियां जो है आप में से कई सारी होंगी जो यूज कर चुकी है विटामिन ई के कैप्सूल्स। ग्रीन कलर के आते हैं, लोग सिर पे भी लगाते हैं, खाते भी हैं उनको, फेस पे भी लगाते हैं। इट इज गुड फॉर स्किन एंड हेयर्स बोथ। ठीक है, लेकिन हम बात करें अगर विटामिन डी की, इसके भी कैप्सूल्स आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसे पुअर मैन विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बेचारा बाहर से नहीं ले सकता सप्लीमेंट्स के थ्रू, उसके लिए एक तरीके से ये सूरज की किरणों के थ्रू हम इसे ले सकते हैं। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा स्रोत है इसका, स्रोत इन द सेंस की जो सप्लीमेंट्स में पाया जाता है, आपने सुना होगा फिश कॉड ऑयल, फिश कॉड ऑयल। ये कॉड जो है ना, एक मछली होती है जिसका कि लीवर जो होता है ना, ठीक है, जिसका लीवर, उससे तेल निकाला जाता है जिसमें कि विटामिन डी जो है वो भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण उसी कॉड ऑयल के कैप्सूल्स आपको मिलते हैं, जिनको खाने से, सिर पे लगाने से, मुंह पे लगाने से काफी फायदा होता है। फिश कॉड ऑयल,
ठीक है, तो चलिए एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा सम अप करके बताती हूँ। इतना लिख लिया आप लोगों ने, आगे करूं मैं इसको? चलिए, तो विटामिन डी इज हड्डियों के लिए अच्छा, गुड फॉर बोन्स। दूसरी बात, इसका केमिकल नेम यानी इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफिरॉल। कैल्सीफिरॉल। देखो केमिकल नेम याद करने आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप में से है कोई जो मेडिकल बैकग्राउंड से है? आज नए बच्चे जुड़े हैं, तो पुराने वाले तो नहीं थे मेडिकल बैकग्राउंड से। न्यू स्टूडेंट्स प्लीज जरा कंफर्म करिए, आप में से कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है जिसने +2 तक मेडिकल पढ़ा हो, बायोलॉजी पढ़ी हो? नहीं है कोई भी? नहीं है जी कोई भी? कौन सा बैकग्राउंड है आप लोगों का? मैथ्स का है या आर्ट्स का है बताइए? नॉन मेडिकल और ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट्स के हैं आप लोग? दीक्षा ने तो पहले भी बताया था, बाकी लोग बताइए। ह्यूमैनिटेरियंस के हैं भाई, बाकी कौन से सब्जेक्ट्स के हैं बताइए? आर्ट्स के हैं या मेडिकल के हैं बताइए? अब ये मत सोचो कि मैं मेडिकल का बोल दूंगा या बोल दूंगी तो मैम हमसे फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं जस्ट एक अपना क्लियर कर रही हूँ कि क्या पढ़ाई की है आपने, ताकि मैं भी क्लियर हो सकूँ कि उस हिसाब से पढ़ाया जा सके आपको। चलो अच्छा, नहीं बताना है तो ठीक है, फिर मत बताओ। तो केमिकल नेम है इसका कैल्सीफिरॉल। तो कैल्सीफिरॉल इसका नाम है, लेकिन देखिए D1 D2 भी होते हैं आपके विटामिन, D1 और D2। D1 विटामिन जो है ना, विटामिन डी, सॉरी डी नॉट D1, D1 तो यही हो गया कैल्सीफिरॉल। D2 एंड D3। D2 कई बार बोलते हैं ना D2 की कमी हो गई है, D3 की कमी हो गई है, D2 D3। तो D2 का नाम लिख लीजिए आप, है एर्गो कैल्सीफिरॉल। एर्गो कैल्सीफिरॉल, ठीक है, ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में ज्यादातर प्लांट्स के थ्रू मिलता है आपको। D3 का लिख लीजिए, D3 का लिख लीजिए कोले कैल्सीफिरॉल। तो ये D2 और D3 का नाम। कैल्सीफिरॉल तो आ ही रहा है तो कैल्सीफिरॉल D, लेकिन D2 क्या है? एर्गो कैल्सीफिरॉल, जो कि प्लांट्स में, और ये D3 जो है ये एनिमल्स, लिखा जाता है इसे कोले कैल्सीफिरॉल ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अगर कुछ याद ना रहे ना तो इनको मत करना याद, एटलीस्ट ये याद कर लेना कि इसका केमिकल नेम कैल्सीफिरॉल है, डी का। D1 भी इसी को बोलते हैं, ठीक है जी, क्लियर है? सोर्सेज आपको पता ही होगा, मिल्क है, एग है, नॉनवेज है। स्रोत मिल्क, एग, सोयाबीन, नॉनवेज, सन भी लिख लीजिए, सनलाइट। इनडायरेक्ट सोर्स तो है ना, सुबह की जो आपकी सूरज की किरणें होती हैं, ये कहीं ना कहीं मदद करती हैं आपको। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको क्वेश्चन आ जाएगा और बड़ा ही इजी आएगा, ठीक है? अगर यहां से क्वेश्चन, देखो विटामिन से अगर क्वेश्चन आता है तो मतलब मुफ्त के नंबर लेने का मौका मिल रहा है आपको, ठीक है? डेफिशिएंसी डिजीज लिखिएगा, यानी इस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां, विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां। देखो विटामिन डी काम क्या कर रहा था? आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है? अगर इसकी कमी हो जाएगी, यानी कि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन और फॉर्मेशन कम हो जाएगी,
जिससे कि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। यानी कि जो भी मैं बीमारियों के नाम लिखूंगी वो सब की सब हड्डियों को कमजोर करने वाली बीमारियां हैं, जिनमें की हड्डियां कमजोर होती हैं। सबसे पहला नाम जो कि हर किताब में छपा हुआ है विटामिन डी की कमी के कारण होने वाली बीमारी का, दैट इज रिकेट्स। हिंदी में भी रिकेट्स ही कहते हैं, रिकेट्स, रिकेट्स, ठीक है। लेकिन एक बात याद, पहले लिख लो फिर मैं बताती हूँ। फर्स्ट रिकेट, सेकेंड बीमारी का नाम लिखिए ओस्टियोमैलेजिया। ओस्टियोमैलेशिया हिंदी में भी यही कहते हैं। देखो ओस्टियो मतलब बोन होता है, बोन। मैलेशिया मीन्स कमजोर, खराब, ठीक है। बैड, मैल मीन्स बैड। थर्ड लिखिएगा आप ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो मीन्स अभी बताया आपको बोन्स, पोरोसिस मीन्स छिद्र, छिद्र, छेद, पोर्स, पोर्स यानी छेद। अब मैं आपको ये बीमारियां फोटोग्राफ्स के थ्रू बताना चाहूंगी, तो अगर आपने लिख लिया है या तो बाद में लिख लेना, अभी पहले मैं बता लूंगा क्योंकि आपकी क्लास का टाइम हो रहा है, तो फटाफट से मैं आपको रिकेट्स दिखा दूं। फिर मैं डिफरेंस बताऊंगी कि तीनों ही जो है ये बीमारियां हड्डियां कमजोर होने पे होती हैं, लेकिन रिकेट्स में क्या अंतर है और ओस्टियोमैलेजिया में क्या अंतर है, देखिएगा ध्यान से। रिकेट्स जो है ये पाया जाता है बच्चों में, यानी जब बच्चों की हड्डियां कमजोर होती हैं, और हड्डियां कमजोर होने के कारण क्या हो जाता है उनको, रिकेट्स। और ये होती हैं दोनों बीमारियां एडल्ट्स में, ये तो किसी में भी हो सकती है पोरोसिस। ओस्टियोमैलेजिया की बात कर रही हूं मैं, ये होती है एडल्ट्स में। यानी कि देखो हड्डियां कमजोर होने से क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों में से कितने हैं जिन्होंने आर्मी का या कोई पुलिस की कोई भर्ती दी होगी, किसी ना किसी ने दी होगी लड़कों में से, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब ये भर्तियां होती हैं, आपने देखा होगा कि उसके मेडिकल में आपके घुटने जोड़े जाते हैं, घुटने जोड़े जाते हैं, और अगर घुटने आपस में मिल रहे हैं, जो घुटनों का जो नीचे का नी होता है ना, वो मिल रहा है, तो आपको कहा जाता है कि आपको नॉकनी डिजीज है, आप प्लीज बाहर जाइए, आपकी हड्डियों में कमी है, आपकी हड्डियों में बीमारी है। यानी कि अगर अगर ऐसे दो पतली लकड़ियां मैं रख दूं, दो पतली लकड़ियां रख दूं मैं, जिनमें की ज्यादा जान नहीं है, उन पतली लकड़ियों को आप इमेजिन कर लीजिए कि आपकी टांगों की जो थाई बोन होती है ना, फीमर जिसको कहते हैं, वो है, ठीक है। आपका आपका जो पूरा का पूरा एक तरीके से बॉडी वेट है, मसल वेट है, देखो आपकी हड्डियां कमजोर है लेकिन आपकी मसल्स तो कमजोर नहीं है, हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, जिसके कारण आपकी हड्डियां अब आपके पूरे के पूरे शरीर के जो मसल्स है ना, उनका वेट जो है वो एक तरीके से हैंडल नहीं कर पाती हैं, नहीं कर पाती हैं। जैसे कि एक लकड़ी में अगर पतली पतली ऐसे रख दूं, उसके ऊपर मैं भार डालूं, तो वो या ऐसे हो जाती है या ऐसे बाहर की तरफ हो जाती है, हो जाती है कि नहीं हो जाती है। या तो मान लीजिए ये लात है आपकी, ठीक है, ये लात है, ये लात के नी कैप्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन पे भार डालूं, यानी कि आपकी टांग की जो हड्डियां जिन पे सारा भार आपका होता है पूरे शरीर का, इन पे अगर मैं भार डालूं तो क्या होगा, या तो ये ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाएंगी, या ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाएंगी, अंदर की तरफ मुड़ेंगी तो आपके घुटने बिल्कुल बाहर की तरफ चले जाएंगे, अगर अंदर की तरफ मुड़ेंगी तो घुटने ऐसे चले जाएंगे ना बाहर की तरफ, समझ रहे हो मेरी बात, ऐसे ऐसे करके चले जाएंगे, है ना। या तो ऐसे करके मुड़ेंगी, इसको बोलेंगे बो लेग डिजीज, क्या बोलेंगे, बो लेग, बो लेग मतलब है ये ओस्टियोमैलेजिया ही, रिकेट्स ही, लेकिन ऐसे करके हो गया बो लेग, है ना। और अगर अंदर की तरफ, या तो बाहर की तरफ जाएगा, या तो ऐसे अंदर की तरफ हो जाएंगी, या तो ऐसे अंदर, जब अंदर की तरफ होती है तब आपके घुटने, कई बार बच्चे जो होते हैं जब भागते हैं ना, उनके घुटने आपस में टकराते हैं। इसीलिए क्यों टकराते हैं, क्योंकि उनकी टांगे कमजोर है, टांगे कमजोर होने के कारण दोनों घुटने आपस में मिल रहे हैं, जब भाग रहे हैं दोनों कॉल आ गया था बीच में, सॉरी, ठीक है। तो इसको जब ऐसे बाहर की तरफ मुड़ जाए आपकी टांगे, जब ऐसे बाहर की तरफ मुड़ जाए, इसे बो लेग कहते हैं, बो लेग कहते हैं। और इसे अंदर की तरफ मुड़ जाए तो इसे नॉक नी कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉक नी, नॉक नी, नीज का आपस में नॉक करना, नीज का आपस में नॉक करना, या ठीक है जी, क्लियर है।
अभी मैं आपको फोटो से दिखा देती हूँ। रिकेट्स यानी कि यही लाते ऐसी हो जाना या बाहर की तरफ हो जाना, जब बच्चों में ऐसा होता है तो उसे रिकेट्स कह देते हैं, और बड़ों में जब लाते ऐसे हो जाए या बाहर की तरफ हो जाए उसे ऑस्टियोमैलेजिया कह देते हैं। वेरी सिंपल। देखिए बच्चे में देखने को मिल रहा है आपको ये, तब बस यही समअप कर रही हूँ मैं बस, ठीक है। ये बच्चे में देखने को मिल रहा है आपको। देखिए इसका ये नॉकनी हुआ है, नॉकनी, नॉकनी, ठीक है। अगर मैं आपको और दिखाऊं इमेज कोई, ये देख पा रहे हो, ये नॉर्मल लेग्स है, ठीक है। और ये जब कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है बच्चों की लेग्स, या तो ऐसे बाहर की तरफ हो जाएंगी या अंदर की तरफ मुड़ेंगी, ठीक है। ये जब बाहर, ये सॉरी बो लेग हुआ, ये बो लेग हुआ और अंदर से बाहर को जाएंगी, तो ये आपका हो जाएगा क्या, नॉकनी डिजीज। ऑस्टियोमैलेजिया भी सेम ऐसा ही होता है, जब बड़ों में हो जाए तो वो ऑस्टियोमैलेजिया हो जाता है, ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपको ओस्टियोपोरोसिस भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ओस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों के कमजोर होने के कारण उनके अंदर छिद्र छिद्र यानी कि पोर्स पैदा हो जाना, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस भी दिखा देती हूँ आपको मैं। देखिए इस तरीके के जब आपको ये नॉर्मल बोन है और ये ओस्टियोपोरोसिस जिसको हो चुका है ये वो बोन है, यानी कि नॉर्मल बोन में देखोगे आप हैं पोर्स, क्योंकि बोन्स हमारी थोड़ी सी परमेबल होती हैं, ठीक है, परमेबल होती हैं, लेकिन इसमें आप देखोगे थोड़ी ज्यादा ही परमेबल है, ये थोड़े ज्यादा छिद्र थोड़े बड़े हो चुके हैं, इसीलिए इसको ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, ठीक है जी, क्लियर है आपको। तो ये था आपका विटामिन ए एंड डी। आप मुझे बताइए क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है, विटामिन ए और डी जो हमने आज किया, इसमें कोई आपको दिक्कत, कोई डाउट आप प्लीज बताइए, बताइए कोई डाउट है तो बताइए प्लीज, ताकि हम क्लास एंड करें, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है। बताइए जल्दी से प्लीज, एक बार जल्दी से बता दीजिए कि अगर आपको ये क्लियर हो चुका है तो हम क्लास को एंड करते हैं। प्लीज घर पे रिवीजन भी थोड़ी सी करके आइए, ऐसे मत आ जाना कल क्लास करने, ठीक है, थोड़ी सी रिवीजन करके आना है, बस 5 मिनट की बात है रिवाइज करना। कोई डाउट है? नो मैम मैं समझ नहीं पाई। नो मैम मतलब कि दिक्कत है या नहीं है? चलिए दीक्षा को तो क्लियर है, बाकी आई थिंक सबको ही क्लियर है। क्लियर है जी, बता दीजिए ताकि मैं एंड करूं लाइव को, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो एक बार रिकॉर्डेड क्लास भी देख लेना, ताकि जो भी कंफ्यूजन हो। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए टिंकू जी, टिंकू राजपूत जी, आपको भी क्लियर है? बताइए जल्दी। चलिए मतलब मुझे लगता है सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं लाइव को एंड करती हूँ ताकि अगली क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।